So, till now, we have been understanding exchange rates using the monetary approach, right? And in this video, we're going to talk about something called as the portfolio balance model. ठीक है, स्टार्टिंग विद इट, अभी तक हमने फोकस किया था मनी सप्लाई और मनी डिमांड पे, राइट, विच वाज द मॉनेटरी अप्रोच. मॉनेटरी अप्रोच में वी हैव बीन फोकसिंग ऑन द मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, राइट. ये हमारा अभी तक फोकस पॉइंट रहा है, क्योंकि हमने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स भी पढ़े हैं, तो उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में भी हमने करेंसी सप्लाई और करेंसी डिमांड देखी है. जब किसी करेंसी का सप्लाई ज़्यादा होता है, फिर क्या होता है प्राइस के साथ, करेंसी के प्राइस के साथ, एंड अबाउट द डिमांड कॉम्पोनेंट ऑफ करेंसी ऑल्सो. तो दिस कैन कम अंडर द मॉनेटरी अप्रोच, राइट. अब वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ मोर रियलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द मार्केट, और वही हमें बताता है पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल, राइट. ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस, अभी हमारी लिमिटेशन क्या थी जब हम मॉनेटरी अप्रोच पढ़ते हैं. मॉनेटरी अप्रोच का लॉजिक क्या होता है, दैट पीपल केयर ओनली अबाउट द मनी होल्डिंग दैट दे हैव. ठीक है, पीपल केयर अबाउट ओनली द मनी दैट दे आर होल्डिंग. तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है, हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जब भी करेंसी के टर्म्स भी समझ सकते हैं, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो बेसिकली क्या होगा, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, राइट. मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है. अगर इसका लॉजिक किसी को समझना है तो बहुत सिंपल है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि अगर किसी चीज़ की भी सप्लाई बढ़ जाती है काफ़ी, तो दैट इज़ रीडली अवेलेबल टू द पब्लिक, है ना. सप्लाई बढ़ने से इट्स प्राइस गोज डाउन. तो हमने ये डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो के भी एग्जांपल से, दैट फॉर एग्जांपल 1 यूरो वाज इक्वल टू $1, एंड अगर सप्लाई ऑफ यूरोज इज इंक्रीजिंग, मतलब यूरोज की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, देन आई हैव टू पे लेस डॉलर्स फॉर ऑब्टेनिंग 1 यूरो. ठीक है, तो व्हेन दिस कंडीशन इज हैपनिंग, तो मेरा जो यूरो है ना, दैट इज डिप्रिशिएटिंग, बिकॉज नाउ आई विल ओनली रिक्वायर fewer dollars for getting 1 euro, and my dollar is appreciating in this case. ठीक है, and my euro is depreciating, right. ये लॉजिक हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से ये होता है, हमें पता है. और दूसरा कंपोनेंट क्या है, वो भी बहुत सिमिलर है टू अंडरस्टैंड, कि अगर मेरी मनी डिमांड बढ़ जाती है फॉर एग्जांपल, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो माय मनी डिमांड हियर इज इंक्रीजिंग, एंड जब डिमांड इंक्रीज हो रही है किसी भी चीज़ की, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल सेम लॉजिक अगर हम याद लें कि पहले 1 यूरो वॉज इक्वल टू $1, एंड अभी क्या हुआ है कि मेरी यूरो की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है, यूरो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा. डिमांड हैज इंक्रीज्ड, सो प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज. प्राइस बढ़ जाएगा, तो नाउ आई विल नॉट गेट इट in $1. Now probably I'll have to give $1.5 to obtain 1 euro. तो मनी डिमांड के बढ़ने से, बिकॉज प्राइस ऑफ माई करेंसी हैज़ इंक्रीज, तो मेरी जो करेंसी होगी वो अप्रिशिएट करेगी. नाउ इन दिस केस यूरो इज अप्रिशिएटिंग, एंड बिकॉज आई विल बी नीडिंग मोर डॉलर्स टू फंड जस्ट गेटिंग 1 euro, तो इन दिस केस माई डॉलर विल बी डेप्रिशिएटिंग. तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी डोमेस्टिक करेंसी और मेरे फॉरेन करेंसी के साथ क्या होता है. इन बोथ दीज केसेस यूरो वाज आवर डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, so now assume that you are an investor and you have to invest. ठीक है, think from the perspective of an investor. ठीक है, तो as an investor do you only hold money? No, right. You just don't keep only holding money. money सिर्फ hold नहीं करते हैं. what do investors hold? for example, मेरी बैंक में FD हो सकती है ना. this is also one of my assets. I can hold bonds, right. I can invest in stocks, राइट. आई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन फॉरेन एसेट्स, राइट. तो ये सारी कैटेगरी में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, नॉट जस्ट दैट ही कीप्स होल्डिंग मनी, राइट. तो अब मुझे ये देखना है कि जब हम वेल्थ की बात करते हैं, अगर हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, कि किसी की वेल्थ डिस्कस कर रहे हैं, या व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड वेल्थ इन इटसेल्फ, वेल्थ इज नॉट अबाउट मनी, कि मेरे पास मनी है वो वेल्थ है. नो, वेल्थ को हम लिखते हैं, वेल्थ इज अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है, क्यूरेशन होता है. सो वेल्थ इज पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स. अलग अलग एसेट्स का जब मैं कलेक्शन बनाऊंगी अपने पास, तो उसको हम वेल्थ बोलते हैं. इट्स अ पोर्टफोलियो, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स, नॉट जस्ट दैट यू कीप होल्डिंग मनी. गॉट इट. ठीक है, नाउ अब हम, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल क्या होता है. तो अब हमें देखना है कि पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच क्या कहता है. ठीक है,
अभी हमने मॉनेटरी अप्रोच देखा था जिसमें हमने देखा था कि मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से क्या होता है, जिस करेंसी का ज़्यादा डिमांड होना एंड करेंसी का ज़्यादा सप्लाई होना। अभी हम पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच से मार्केट को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मनी होल्ड नहीं करते, तो हमें पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच से मार्केट के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। सो पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच ये कहती है कि एक्सचेंज रेट, you can write this down, that exchange rate is determined by how people allocate, by how people allocate, हम कैसे allocate करते हैं our total wealth, ठीक है, मेरी जो total wealth है, the total wealth across different assets, मैं अपने टोटल वेल्थ को अक्रॉस ऑल द डिफरेंट एसेट्स कैसे डिवाइड करती हूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, उससे मेरा वेल्थ डिटरमाइन होता है, उससे मेरा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट किस चीज़ के एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, ठीक है। तो करेंसीज की एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, नॉट जस्ट बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ करेंसी डिमांड एंड करेंसी सप्लाई जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम कह रहे हैं कि इसका एक और फर्दर कॉम्पोनेंट ये है दैट हाउ पीपल आर एलोकेटिंग, पीपल कैसे एलोकेट कर रहे हैं अपना टोटल वेल्थ, जो उनका टोटल वेल्थ है अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स, नॉट जस्ट मनी। यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ मनी की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि बाकी एसेट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे अपना टोटल वेल्थ जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, उससे डिटरमाइन होगा कि मेरा एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो अभी जो मेरा शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, मेरा शिफ्ट है कि अभी हम मनी मार्केट से उठ के हम एसेट मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ मनी को अब कंसिडर नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि मनी मार्केट से हम अब शिफ्ट कर रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दी एसेट मार्केट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ ये देखो कि अभी तक जब हम मॉनेटरी अप्रोच के लेंस से देख रहे थे, तो हम एक चीज़ अज्यूम कर रहे थे, वो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि जो मेरे डोमेस्टिक बॉन्ड्स जो मेरे होते हैं दैट आर इक्वल टू माई फॉरेन बॉन्ड्स, ठीक है। डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड्स जो हैं वो बराबर हैं आपस में, दे आर इक्वल। और हम इनको इक्वल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वी वर टेकिंग देम टू बी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। मॉनेटरी अप्रोच डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड्स को परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स लेता है क्योंकि मॉनेटरी अप्रोच डज नॉट डील विद एसेट। तो मॉनेटरी अप्रोच को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं डोमेस्टिक बॉन्ड को कैसे कंसिडर कर रही हूँ, फॉरेन बॉन्ड को किस लेंस से देख रही हूँ, ये उनको परफेक्ट सब्सटीट्यूट बोलता है कि तुम कुछ भी होल्ड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि मॉनेटरी अप्रोच है, इसको सिर्फ मनी से फर्क पड़ता है। बट डू यू थिंक दैट पोर्टफोलियो अप्रोच इज ऑल्सो गोइंग टू सी द सेम, क्योंकि पोर्टफोलियो अप्रोच में अभी हमने देखा कि हम डिफरेंट एसेट्स के अक्रॉस कैसे डिवाइड कर रहे हैं अपनी वेल्थ, पोर्टफोलियो अप्रोच को उस चीज से फर्क पड़ता है, राइट। तो पोर्टफोलियो अप्रोच इज नॉट गोइंग टू अज्यूम दैट डोमेस्टिक बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। इसका उल्टा होता है दैट पोर्टफोलियो अप्रोच में when we are talking about portfolio approach, तो portfolio approach में we will see that domestic bond is not equal to my foreign bond, ये इसको सेम ट्रीट नहीं करता है। अब ये इसको imperfect substitute की तरह देखता है, imperfect substitutes, these are not perfect substitutes, ठीक है। तो सिंपल बात है, आई यू गोइंग टू ट्रीट एन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड एन यूएस बॉन्ड एग्जैक्टली द सेम? नहीं ना, वो अलग है हमारे लिए, दोनों बॉन्ड्स अलग होते हैं। वही कहना है पोर्टफोलियो अप्रोच का इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। क्यों हम पोर्टफोलियो अप्रोच में इनको अलग कंसिडर करते हैं, क्या पॉसिबल रीजन है मेरे पास। पहली बात, रिस्क लेवल्स पे अगर मैं आ जाऊँ तो डोमेस्टिक बॉन्ड होल्ड करने का और फॉरेन बॉन्ड होल्ड करने का जो रिस्क का लेवल है, पहली बात वो अलग होती है। डोमेस्टिक बॉन्ड मुझे फॉर एग्जांपल रुपी में मिल जाएगा, फॉरेन बॉन्ड यूएस बॉन्ड होल्ड करूंगी तो वो डॉलर में मुझे मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट करेंसीज का रोल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि कौन सी करेंसी वीक है, कौन सी करेंसी करंटली स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे डोमेस्टिक बॉन्ड होल्ड करना है या फॉरेन बॉन्ड होल्ड करना है। और एक्सचेंज रेट भी मैटर करेगा, क्योंकि अगर मैं एक इंडियन रेसिडेंट हूँ और मुझे फॉरेन बॉन्ड होल्ड करना है तो मेरे लिए एक्सचेंज रेट मैटर करता है कि एक्सचेंज रेट कैसा है। अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सचेंज रेट का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी वीडियोज़ में, कि अगर आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो द प्राइस दैट आई विल बी पेइंग फॉर दैट फॉरेन बॉन्ड इज गोइंग टू बी अ लॉट दैट आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स मतलब ये तीन चीज़ें जो है हम कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि एसेट्स आइडेंटिकल नहीं होती, एसेट्स डिफरेंट होती है नेचर में, और इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, राइट। अब एसेट्स हम क्या होल्ड करते हैं, इस मॉडल में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 3 टाइप के एसेट्स देखते हैं, ठीक है, कि 3 टाइप के एसेट्स अभी हम ब्रॉडली लेते हैं कि 3 एसेट्स लोग होल्ड करते हैं।
ठीक है, 3 टाइप के एसेट। पहला एसेट हो गया मेरा मनी, ठीक है, यहाँ पे हम मनी देखेंगे। दूसरा देख लेते हैं कि चलो 3 एसेट्स ले रहे थे, तो दूसरा एसेट मेरे पास हो गया डोमेस्टिक बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ हम डोमेस्टिक बॉन्ड्स देखेंगे। और थर्ड एसेट जो ये बुक और ये अप्रोच कंसिडर करती है वो है फॉरेन बॉन्ड्स। तो अब हमारा जो कंपैरिजन है कि मैं क्या होल्ड करूँ, मैं मनी होल्ड करूँ, ठीक है, मैं डोमेस्टिक बॉन्ड होल्ड करूँ, या मैं फॉरेन बॉन्ड होल्ड करूँ। अब सारा जो डिस्कशन है मेरा इसके अराउंड रहने वाला है। तो मनी पे आ जाते हैं सबसे पहले। मनी की क्या क्वालिटीज है वो देखते हैं। पहली बात, मनी होल्ड करने पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मेरे पर्स में पड़े रहेंगे 1,000 रुपए, दैट इज नॉट गोइंग टू बेयर मी एनी इंटरेस्ट, ठीक है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि मैं कल को पर्स खोलूंगी और वो 1,000 रुपए 2,000 हो जाएंगे। तो मनी होल्डिंग मनी डज नॉट गिव मी एनी इंटरेस्ट। सेम, जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलता तो कोई रिस्क भी नहीं है। मेरे पर्स में जो आज 1,000 रुपए हैं, कल भी खोलूंगी तो 1,000 होंगे, परसों भी 1,000 होंगे, किसी साल बाद भी वो 1,000 रुपए ही रहेंगे, ठीक है। और तीसरा जो मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेली ट्रांजैक्शंस के लिए हम मनी ही होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस के लिए जो मुझे होल्ड करना होता है, मैं डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड होल्ड नहीं कर सकती। तो ट्रांजैक्शंस के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट आई होल्ड मनी, ठीक है, फॉर डेली ट्रांजैक्शंस। चलो लेट्स कम टू डोमेस्टिक बॉन्ड्स और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब क्योंकि दिस इज अ बॉन्ड क्लियरली, ठीक है, तो दिस विल अर्न मी इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक बॉन्ड है, दिस इज गोइंग टू अर्न मी इंटरेस्ट, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो गई। और क्योंकि ये एक बॉन्ड है, तो जब भी तुम कोई बॉन्ड होल्ड करो, इट इज गोइंग टू कम विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्क, ठीक है, इट्स ओन लेवल ऑफ रिस्क। सो देयर इज ऑल्सो सम रिस्क दैट इज इन्वॉल्व हियर, राइट। नाउ अब फॉरेन बॉन्ड देखते हैं। फॉरेन बॉन्ड में भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू अर्न मी इंटरेस्ट, क्योंकि फॉरेन बॉन्ड है। और एक चीज जो हमें यहाँ पे देखनी है कि रिस्क इसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा मेरे पास एडिशनल रिस्क आ जाता है, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉन्ड है, राइट। इसमें मेरे पास एडिशनल रिस्क क्या है यार, वो समझो, एक्सचेंज रेट का रिस्क है जो मेरे पास, एक एडिशनल रिस्क है कि कल को एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, तो जो ये वैल्यू मुझे ये बॉन्ड देने वाला था, वो वैल्यू इज गोइंग टू फ्लक्चुएट अ लॉट। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तब तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। चलो इसका मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। चलो मान लेते हैं अभी एक US डॉलर जो था ना, वो 80 रुपीज़ के बराबर था, तब मैंने एक फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। बट अभी कल को अगर एक US डॉलर जो है मेरे लिए 90 रुपीज़ का हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू हर्ट मी अ लॉट एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है विद फॉरेन बॉन्ड्स, इसीलिए इन्वेस्टर्स ये चीज कंसिडरेशन में लेके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम एक इन्वेस्टर की तरफ सोचोगे तो तुम्हें डिसाइड, तुम्हारे पास जो ट्रेड ऑफ होगा वो 3 चीज़ों में होगा। पहला, तुम मनी जब कंसिडर करोगे तो मनी सेफ है, बट इट विल गिव यू नो रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स में आओगे तो बॉन्ड्स में क्या है कि रिटर्न होगा, बट सम रिस्क भी होगा। और फॉरेन बॉन्ड्स में तो तुम्हारे पास रिटर्न होगा, तुम्हारा डाइवर्सिफिकेशन भी होगा पोर्टफोलियो का, जो हम आगे देखने वाले हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है। बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम विद इट्स सेट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क विच इज द एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है। तो हमें ये समझ में आएगा। तो सब हर इन्वेस्टर को दे हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो मिक्स। मुझे एक पोर्टफोलियो मिक्स क्रिएट करना होता है डिपेंडिंग ऑन माई प्रेफरेंसेज। अगर मैं एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हूँ, मुझे रिस्क नहीं पसंद, आई एम और रिस्क अवर्स इन्वेस्टेड, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगी, तो मैं शायद फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करूँ, मैं सिर्फ मनी और डोमेस्टिक बॉन्ड लूँ। अगर मैं एक रिस्क लवर इन्वेस्टर हूँ, मुझे रिस्क बहुत पसंद है, तो मैं शायद से फॉरेन बॉन्ड्स में करूँ, ठीक है। और मैं डोमेस्टिक बॉन्ड्स में करूँ, और मनी में मैं बहुत कम करूँ। तो क्योंकि मुझे पता है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द रिस्क। तो ये होता है कि इन बेसिस, इन इस क्राइटेरिया पे तुमको डिसाइड करना होता है कि तुम कौन सा एसेट कितना होल्ड करोगे। अभी हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, विच इज़ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पहले भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जिसमें हमने जो चीज़ नेक्स्ट बेस्ट चीज़ हमने चूज नहीं की, वैल्यू ऑफ दैट, बिकॉज अब वो चली गई है हमारे यहाँ से। तो जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी बोलते हैं, वो क्या होता है, देखो, अगर मैं मनी होल्ड करती हूँ, ठीक है, मैं मनी होल्ड करती हूँ, मनी होल्ड करने पे मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलता। तो मेरा कॉस्ट क्या है यहाँ पे, जो मेरा कॉस्ट है ऑफ होल्डिंग मनी, मैं मनी होल्ड कर रही हूँ लेकिन मेरा मुझे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मेरा है द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आई कुड इंटरेस्ट आई कुड हैव अर्नड ऑन बॉन्ड्स, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट है।
इंटरेस्ट आई कुड हैव अर्नड ऑन बॉन्ड्स, अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती जो मुझे इंटरेस्ट मिलता वो कॉस्ट है मेरा टू होल्ड मनी। अगर ऐसा देखा जाए, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पर्स में 1000 रुपीज़ पड़े हैं और मैं उनको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रही, इसकी वैल्यू ना बढ़ रही है ना इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट मुझे कोई, मैं ऐसा सोच रही हूँ एक एज अ नॉर्मल पर्सन जो एक इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं है, उसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं है टू होल्ड। क्या मुझे क्या नुकसान हो रहा है 1000 रुपीज़ होल्ड करके? बट इकोनॉमिक्स के लेंस से मेरा कॉस्ट वो इंटरेस्ट है कि अगर मैं इसको बैंक में डाल देती, एफडी करा लेती इस पैसे का, या अभी हम सिर्फ क्योंकि बॉन्ड्स के सेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये 1000 रुपये बॉन्ड्स में लगाती, बॉन्ड खरीदती इसका, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता, वो मेरा कॉस्ट है ऑफ होल्डिंग मनी। क्लियर है? तो इंटरेस्ट रेट क्या है? जो इंटरेस्ट मुझे मिलता, इंटरेस्ट रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो मैं अर्न करती ऑन बॉन्ड्स, interest rate is equal to opportunity cost of holding money। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जब मैं सिर्फ मनी होल्ड कर रही हूँ और कहीं पे भी उसको इन्वेस्ट नहीं कर रही, टू प्ले सेफ। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, पहला केस कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट रेट में पहला केस कंसिडर करते हैं कि मेरे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है मेरा इंक्रीज होता है। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हम अभी इंडिया के केस में देखेंगे, है ना, इंडिया मेरी डोमेस्टिक लैंड है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। ठीक है, अब लॉजिक समझो ध्यान से, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो क्या डोमेस्टिक बॉन्ड्स जो होंगे, इंडियन बॉन्ड्स जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक बॉन्ड्स, क्या दे विल बिकम अट्रैक्टिव? क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है ऑन द बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्या मेरे डोमेस्टिक बॉन्ड्स अट्रैक्टिव लगेंगे बाहर के लोगों को? है ना, इंडिया के बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, तो डोमेस्टिक बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो जा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो लोगों को और ज्यादा डोमेस्टिक बॉन्ड्स चाहिए होगा, तो डिमांड फॉर द डोमेस्टिक बॉन्ड्स आर गोइंग टू इंक्रीज अलॉट, क्योंकि लोगों को ज्यादा डोमेस्टिक बॉन्ड्स चाहिए होगा। अब अगर मैं एक चीज का डिमांड बढ़ाऊंगी तो मुझे क्या कम करना पड़ेगा, बदले में क्या गिव अप करना पड़ेगा? मैं जो मनी होल्ड करके बैठी हूँ अपने पर्स पे, वो 1000 रुपए, मुझे वो मनी होल्डिंग रिड्यूस करने पड़ेंगे कि मैं अब ज्यादा मनी होल्ड नहीं कर सकती, बिकॉज दैट मनी, मेरे पास लिमिटेड वेल्थ है ना, तो दैट मनी आई नीड टू यूज टू बाय डोमेस्टिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक बॉन्ड्स एज इन फॉरेनर्स को के लिए ये फॉरेन बॉन्ड्स है, तो बेसिकली यू अंडरस्टैंड की मनी, और इंडियंस को भी ऑफ कोर्स, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो डोमेस्टिक बॉन्ड्स इंडियंस के लिए भी ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, तो उनको भी मनी होल्डिंग रिड्यूस करनी पड़ेगी, बट मनी होल्डिंग वुड गेट रिड्यूस्ड नॉनदलेस। ठीक है, और दूसरा कि जो मेरे पास फॉरेन बॉन्ड्स की होल्डिंग है उसको भी मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, फॉरेन बॉन्ड होल्डिंग को भी मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। जब भी मैं एक चीज का कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी, मुझे किसी चीज का कंजम्पशन तो गिव अप करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे डोमेस्टिक बॉन्ड्स में अपने पैसे लगाने हैं ज्यादा, तो एक तो मैं मनी होल्डिंग हटाऊं और एक मैं फॉरेन बॉन्ड्स में जितने पैसे लगाई हूँ लगा के बैठी हूँ उसको थोड़ा सा कम करूँ। ठीक है, तो ये मेरा पूरा लॉजिक है। अब क्योंकि मुझे डोमेस्टिक बॉन्ड्स चाहिए, सबको डोमेस्टिक बॉन्ड्स चाहिए, तो डोमेस्टिक बॉन्ड्स की डिमांड क्योंकि मेरे लिए इंक्रीज हुई थी, और डोमेस्टिक बॉन्ड्स खरीदने के लिए सबको क्या चाहिए होगा, सबको चाहिए डोमेस्टिक करेंसी विच इज रुपी इन दिस केस, राइट? तो सबको डोमेस्टिक करेंसी भी चाहिए, क्योंकि सबको रुपी चाहिए, इंडियंस को भी चाहिए ज्यादा रुपी और फॉरेनर्स को तो चाहिए ही, तो डोमेस्टिक करेंसी भी सबको ज्यादा चाहिए। अब डोमेस्टिक करेंसी सबको ज्यादा चाहिए तो क्या होने वाला है, पीपल आर गोइंग टू सेल फॉरेन करेंसी फॉर इट। अगर फॉरेनर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीपल दे आर गोइंग टू सेल their currency and then obtain my domestic currency, so people would be willing to give up for example डॉलर्स, ज्यादा डॉलर्स की, और डॉलर्स लो और मुझे इसके बदले में रुपी दे दो, तो फॉरेन करेंसी ज्यादा सेल होने लगेगी। फॉरेन करेंसी ज्यादा सेल होने लगेगी, हमको पता है कि जो चीज ज्यादा बिकने लग जाती है उसके प्राइस में ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सेल कर दिया गया है फॉरेन करेंसी को, तो इट्स प्राइस इज गोइंग टू ड्रॉप। जब भी किसी चीज का प्राइस ड्रॉप होता है वो डेप्रिशिएट हो जाती है ना, तो फॉरेन करेंसी जो भी होगी इस केस में दैट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। ठीक है, और डोमेस्टिक करेंसी क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस भी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, वी ऑल्सो नो कि उसका डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो माई डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग टू अप्रिशिएट। डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी मेरी, डोमेस्टिक करेंसी मेरी अप्रिशिएट होगी।
ठीक है, जो इस केस में रुपी है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट जो था डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट दैट रोज, है ना। मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये सारी चीजें हुई हैं, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। सिमिलरली वेरी क्विकली, क्योंकि इसको हमने एलैबोरेटली देखा था, तो अब ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं केस 2 की। अभी मान लेते हैं मेरा फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, सेम लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तुम ये लॉजिक खुद भी अप्लाई कर सकते हो। मैं सिंपली बता देती हूँ। बढ़ा था तो जैसे जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो फॉरेन डोमेस्टिक बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो गए थे। अभी मेरे लिए फॉरेन बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब सबको फॉरेन बॉन्ड्स चाहिए होंगे, ठीक है। फॉरेन बॉन्ड्स मेरे लिए अट्रैक्टिव हो गए, लोगों को ज्यादा फॉरेन बॉन्ड्स चाहिए। तो क्या खरीदना पड़ेगा मुझे फॉरेन बॉन्ड्स के लिए? मुझे फॉरेन बॉन्ड्स के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में डॉलर ले लेते हैं। फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, फॉरेन करेंसी का डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज अलॉट। जब डिमांड इंक्रीज होगा फॉरेन करेंसी का, तो इज एक्सचेंज रेट गोइंग टू राइज? सिंपली बताओ, क्या एक्सचेंज रेट बढ़ने वाला है? क्यों बढ़ने वाला है भाई? फॉरेन करेंसी का डिमांड बहुत है। जब किसी चीज का डिमांड बहुत होता है, द प्राइस ऑफ इट इंक्रीजेस। हमने पूरा एक्सचेंज रेट इसी बेसिस पे समझा था कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा एक यूएस डॉलर अभी मुझे मिल जाता है 80 रुपीज में, और प्राइस इंक्रीज, एक्सचेंज रेट इंक्रीज का मतलब है अब भाई मुझे वो 85 रुपीज में मिलेगा, प्राइस बढ़ गया उसका, है ना। तो सिम वही लॉजिक है यहाँ पे भी कि एक्सचेंज रेट मेरा बढ़ने वाला है। एक्सचेंज रेट मेरा यहाँ पे 80 से 85 हो गया है, ठीक है। और क्योंकि मेरा फॉरेन करेंसी इस केस में अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मेरा जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो मेरा रुपी है इस केस में, मेरा डोमेस्टिक करेंसी जो है वो हो गया है डिप्रिशिएट। और सिमिलरली मेरा फॉरेन करेंसी जो है वो हो गया इस केस में अप्रिशिएट। आर वी क्लियर ऑन दिस कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या होता है? लास्टली एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है रोल ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ का क्या रोल होता है। अभी तक हमने इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, अब वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। अगर लोग ज्यादा अमीर हो जाएं, मेरी ओवरऑल वेल्थ, फर्स्ट केस में ले लेते हैं कि मेरी ओवरऑल वेल्थ बढ़ गई है क्योंकि पीपल आर रिच, ठीक है। मेरी ओवरऑल वेल्थ बढ़ रही है बिकॉज पीपल आर रिच। तो जब सबके पास ज्यादा पैसे हैं, सब लोग ज्यादा अमीर है, तो उनको ज्यादा होल्ड करना है सब कुछ, उनको ज्यादा मनी होल्ड करनी है। वो मनी भी ज्यादा होल्ड करना अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो ज्यादा मनी होल्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा डोमेस्टिक बॉन्ड्स होल्ड कर सकते हैं, और वो ज्यादा फॉरेन बॉन्ड्स भी होल्ड कर सकते हैं। वो सब कुछ ज्यादा ज्यादा होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी वेल्थ ही ओवरऑल बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है समझना, वो समझना ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, उसके लिए तो भाई फॉरेन करेंसी ही चाहिए होगी। इवन तो मेरी वेल्थ बढ़ रही है, बट फॉरेन बॉन्ड्स खरीदने के लिए तो मुझे फॉरेन करेंसी ही चाहिए, ठीक है। फॉरेन करेंसी ही चाहिए, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड तो तब भी बढ़ेगी। वेल्थ चाहे मेरा बढ़ रहा है, इंडियंस का वेल्थ भी बढ़ रहा है, बट मुझे फॉरेन बॉन्ड्स चाहिए, उसके लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड तो फिर भी बढ़ेगी। और अभी हमने ऊपर देखा था कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ था कि माई एक्सचेंज रेट वॉज मोर, मेरी एक्सचेंज रेट बढ़ गई थी क्योंकि प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गया था। एंड सिमिलरली उसका थर्ड इम्पैक्ट यही हुआ था मेरे पास कि जो मेरी डोमेस्टिक करेंसी थी, मेरी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो गई थी, मेरी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो गई थी उसके चक्कर में। तो इवन दो मेरा वेल्थ बढ़ रहा होगा, मेरे सिटीजन्स का वेल्थ बढ़ रहा होगा, बट मेरी डोमेस्टिक करेंसी फिर भी क्या हो रही है, मेरी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट ही होगी। इस केस में भी मेरी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट होगी। ये वेल्थ का कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अब फॉरेन बॉन्ड्स के बारे में एक छोटा सा एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि अगर फॉरेन बॉन्ड्स, हमने अभी देखा है कि फॉरेन बॉन्ड्स में यार एक्स्ट्रा रिस्क भी है, ठीक है। एक्स्ट्रा रिस्क भी है फॉरेन बॉन्ड्स में, तो मैं फॉरेन बॉन्ड्स होल्ड ही क्यों करूं अगर रिस्क भी एक्स्ट्रा है? डोमेस्टिक बॉन्ड में ही ज्यादा पैसा लगा देती हूँ ना, वहां से तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही, वो थोड़ा सा सेफ भी है। बट इसका आंसर है कि हम फॉरेन बॉन्ड्स इसीलिए होल्ड करते हैं क्योंकि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और पोर्टफोलियो में मुझे चाहिए होती है डाइवर्सिफिकेशन। आई वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई माई एसेट्स का कलेक्शन। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डोमेस्टिक बॉन्ड्स, बहुत 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 डोमेस्टिक बॉन्ड्स मेरे पोर्टफोलियो में, मनी बहुत कम है, और फॉरेन बॉन्ड्स तो भाई है ही नहीं, जीरो, फॉरेन बॉन्ड्स है ही नहीं। डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन इसकी मैं हर चीज जो है वो कोई इस ऐसे अमाउंट में रखूं कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस्ड रहे, ठीक है। अगर मेरा सारा मनी, फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑल माय मनी इज इन इंडिया, मेरा सारा पैसा इंडिया में है। अब मान लो इंडिया में कल को कुछ हो जाता है, मान लो वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, तो मेरा सारा का सारा जो पोर्टफोलियो मैंने इंडिया में बना के रखा था, सारा पैसा मेरा इंडिया में था, तो मेरा पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। वी शुड डू दैट एटलीस्ट, ठीक है। वी शुड स्प्रेड आवर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। और फॉरेन बॉन्ड में जो होल्ड करके ये जो एक्स्ट्रा रिस्क बेयर कर रही हूँ, ये मुझे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन
रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, कि मैं अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करूं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरा सारा पैसा इंडिया में है तो मेरा सारा रिस्क भी इंडिया में, नहीं, मेरा कुछ रिस्क किसी और कंट्री में भी है, और अगर वो कंट्री एट पीस है या उस कंट्री में कुछ भी इशू नहीं हुआ है तो मेरा पैसा भी अभी तक सेफ है, ठीक है। इसीलिए हम फॉरेन बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, और यही होता है डाइवर्सिफिकेशन भी। और लास्टली अगर हम इक्विलिब्रियम की बात भी कर लें यहाँ पे, इक्विलिब्रियम देख लेते हैं एक बार। इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये फाइनल एस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या है। पहले हमने मॉनेटरी अप्रोच में क्या इक्विलिब्रियम देखा था कि मेरा मनी डिमांड और मनी सप्लाई जी आप इक्वल कर दो, करेंसी का जहाँ पे भी होता है। हमने ये पॉइंट पे देखा था कि ये मेरी डिमांड फॉर करेंसी थी, ये मेरी सप्लाई फॉर करेंसी थी, और इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम आ जाता था, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या देखना चाहती हूँ कि पोर्टफोलियो जो अप्रोच है मेरा, पोर्टफोलियो अप्रोच में इक्विलिब्रियम कब होता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो जब लोग अपनी पोर्टफोलियो से सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, जब लोग अपनी पोर्टफोलियो से सेटिस्फाइड होते हैं ना, तब इक्विलिब्रियम होता है। सेटिस्फाइड विथ पोर्टफोलियो, तो मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई बाइंग या सेलिंग प्रेशर अभी मेरे पास नहीं है कि मैं एक चीज़ बेचूं एक चीज़ खरीदूं। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इक्विलिब्रियम में जब हम होंगे, इसका नुआंस यही है दैट देयर इज नो बाइंग और सेलिंग प्रेशर। कोई भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है इन्वेस्टर्स पे कि अभी मुझे बहुत सारे डॉलर्स चाहिए तो लेट्स सेल रुपी, नहीं, कोई भी बाइंग या सेलिंग प्रेशर अभी मेरे पे नहीं है, ठीक है। तो तब मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। और यही है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कब होता है। अब क्योंकि हमने यही देखा था ना ऊपर, जब हम पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे थे, लेट्स कम हियर, तो हमने सिंपल यही तो बोला था कि एक्सचेंज रेट कब डिटरमाइन होगी, कि लोग अपना टोटल वेल्थ कैसे एलोकेट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स। तो जब हम इक्विलिब्रियम में आ गए यहाँ पे, जब हम इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी पे मैं बता सकती हूँ कि यार जब मेरा, अब क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ, तो जो मेरा एक्सचेंज रेट होगा वो कब डिटरमाइन होगा, जब ऑल एसेट मार्केट, सारे एसेट मार्केट्स में मेरे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए मेरे सारे एसेट मार्केट्स में। सो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड while achieving equilibrium in all asset markets। अभी हम तीन ही एसेट ले रहे हैं, तो मनी मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, डोमेस्टिक बॉन्ड्स के मार्केट में भी होना चाहिए, और फॉरेन बॉन्ड के मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। उस पॉइंट पे मेरा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। गॉट इट? ओके, थैंक यू।